आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, और अगला टॉपिक है नाभिकीय भट्टी। नाभिकीय भट्टी क्या है, इसको समझो आप कि नाभिकीय रिएक्टर में सामान्यतया निम्न भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं देखो। पहला तो है विखंडनीय पदार्थ या ईंधन। सबसे पहला भाग क्या है कि विखंडनीय पदार्थ या ईंधन। ये क्या चीज़, इसको समझो आप पहले। देखिएगा आप कि नाभिकीय जो भट्टी होती है, उस भट्टी के अंदर जो ईंधन के रूप में कोयला तो उसमें काम आने से रहा, वो तो आता नहीं है। तो इसमें यूरेनियम काम आता है, प्लूटोनियम काम आता है। वो यूरेनियम या प्लूटोनियम जो पदार्थ है, विखंडनीय पदार्थ है, वो इसमें यूज आते हैं। तो देखो, नाभिकीय भट्टी में ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 काम में लेते हैं। यह ईंधन बेलनाकार छड़ों के रूप में उपस्थित रहता है। ठीक है भाई। अब देखिए मंदक क्या है, जैसे वहाँ उसमें न्यूट्रॉन जो मुक्त होते हैं, तीन न्यूट्रॉन जो मुक्त हो रहे हैं, वो 3 न्यूट्रॉन तेजी से दूसरे यूरेनियम को तोड़ सकते हैं। इसलिए उनके वेग को कम करना आवश्यक होता है। किसके वेग को? न्यूट्रॉनों के वेग को। इसलिए क्या है कि यूरेनियम की विभिन्न छड़ों के बीच में मंदक भर दिया जाता है, ताकि वो न्यूट्रॉन जो है उस मंदक को पार करके ही दूसरी छड़ तक पहुँच सकता है। इस वजह से उसकी स्पीड कम हो जाएगी और थोड़ा धीरे वो अपना काम कर पाएगा, विखंडन कर पाएगा। तो मंदक का कार्य न्यूट्रॉनों का वेग कम करना होता है। इसके लिए जल, भारी पानी D2O या ग्रेफाइट उपयोग में लेते हैं। क्लियर? एग्जाम में सवाल ये बनता है कि मंदक के रूप में क्या काम में लेते हैं, तो आपको लिखना है जल काम लेते हैं, भारी पानी D2O काम लेते हैं, या फिर ग्रेफाइट काम में लेते हैं। तीसरा है नियंत्रक छड़ें। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यूरेनियम, जैसे 3 न्यूट्रॉन मुक्त हो रहे हैं किसी यूरेनियम के विखंडन से। अब उस 3 में से कम 1-2 न्यूट्रॉन को तो कम से कम अवशोषित हो जाना चाहिए, तभी आगे काम चलेगा, तभी अभिक्रिया नियंत्रित रहेगी और परमाणु भट्टी वाला काम हो पाएगा। के का मान 1 के बराबर रहेगा। तो जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन है उसको कोई अवशोषित करने वाला पदार्थ उसके अंदर होना चाहिए। तो फिर ये देखा गया कि कैडमियम जो है वो न्यूट्रॉनों का उत्तम अवशोषक है। इसलिए परमाणु भट्टी के अंदर या नाभिकीय भट्टी के अंदर कैडमियम की छड़ें लगा दी जाती है, और वो जो छड़ें हैं वो न्यूट्रॉनों का अवशोषण कर लेती हैं। तो नाभिकीय भट्टी में उपस्थित अतिरिक्त न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने के लिए कैडमियम CD की नियंत्रक छड़ें उपयोग में ली जाती हैं, क्योंकि कैडमियम न्यूट्रॉनों का उत्तम अवशोषक है। एग्जाम में सवाल बनता है कि नियंत्रक छड़ों के रूप में क्या उपयोग में लेते हैं। उत्तर आएगा कैडमियम की छड़ें। अगला टॉपिक है शीतलक क्या होता है। जैसे मान लीजिए अंदर यूरेनियम के विखंडन से ऊष्मा उत्पन्न होगी, उस ऊष्मा को बाहर निकालने के लिए, भट्टी से बाहर निकालने के लिए हमें शीतलक की आवश्यकता होती है। शीतलक के रूप में सिंपल जल काम लेते हैं, या फिर हवा काम ले लेते हैं, ठीक है, या N2CO2 वायु वगैरह ये काम लेते हैं। देखो, नाभिकीय भट्टी में उत्पन्न ऊष्मा को बाहर निकालने के लिए शीतलक का उपयोग करते हैं। शीतलक के रूप में वायु, जल, CO2, N2 इत्यादि काम में लेते हैं। समझ में आ गया होगा बात आप। नंबर 5 क्या है? परिरक्षक। परिरक्षक का मतलब समझो आप कि जो यूरेनियम जो है वो एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है। जब उसका विखंडन होता है तो उससे हानिकारक अल्फा, बीटा और गामा किरणें निकलती हैं। उस हानिकारक अल्फा, बीटा, गामा किरणों से वहाँ कार्यरत मनुष्यों को बचाने के लिए नाभिकीय भट्टी के चारों ओर बहुत मोटी मोटी दीवार या 1-1 मीटर चौड़ी कंक्रीट की दीवार बना दी जाती है, और ये कंक्रीट की दीवार जो है वो उस रेडियो एक्टिव विकिरणों का अवशोषण कर लेती है, जिससे वहाँ पर वो नुकसान नहीं पहुँचा पाती। तो देखो आप, नाभिकीय भट्टी के चारों ओर कंक्रीट की मोटी दीवार बना दी जाती है, जिससे उत्पन्न रेडियो एक्टिव विकिरणों से वहाँ कार्य करने वाले व्यक्तियों की रक्षा की जा सके। ये बात होगी किसकी? परिरक्षक की। अब देखिए आप नाभिकीय भट्टी का डायग्राम क्या है। तो देखो, ये अंदर एक बॉक्स है ना। इस बॉक्स में ये जो आपको छोटे छोटे वर्त दिख रहे हैं, इस वर्त के रूप में इसमें यूरेनियम की छड़ें लगी हुई हैं। ये जैसे मान लो ये यूरेनियम की छड़ है ना, ये छड़ है, इसको यूं इसमें फिट कर रखा है।
और आपको सिर्फ ये वाला हिस्सा, वर्ताकार हिस्सा ही यहाँ पर दिख रहा है। क्लियर? तो ये वास्तव में क्या है बेटा? यूरेनियम है। देखो यूरेनियम है। क्लियर? और इसके बीच में ये जो गैप दिख रहा है आपको, ये वाला गैप है ना, इस गैप के अंदर मंदक भरा होता है। ये देखो लिख रखा है मैंने, गैप में मंदक D2O भरा रहता है। अब बात करते हैं कैडमियम की छड़ें। ये कैडमियम की छड़ें इसके अंदर लगी होती है। जब इन कैडमियम की छड़ों को बिल्कुल यहाँ तक अंदर घुसा देते हैं तो अभिक्रिया रुक जाती है और भट्टी काम करना बंद कर देती है, क्योंकि उस पोजीशन में ये जो कैडमियम की छड़ें सारे न्यूट्रॉनों का क्या कर लेती हैं? अवशोषण कर लेती हैं। जब अभिक्रिया को चालू करना हो तो इनको थोड़ा थोड़ा बाहर खींच लेते हैं। किनको? इन कैडमियम की छड़ों को थोड़ा थोड़ा बाहर खींच लेते हैं, और जब इनको थोड़ा थोड़ा बाहर खींच लेते हैं तो यह अभिक्रिया चालू हो जाती है। तो ये कैडमियम की नियंत्रक छड़ें होती हैं। अब चूंकि इसके अंदर जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, उस ऊष्मा को बाहर निकालना है, तो इस जगह में क्या करते हैं? जल का प्रवाह करते हैं, जल बहाते हैं। ये जल जब इसके पास से गुजरता है तो चूंकि ये बॉडी गर्म हो रखी है, तो इसके गर्म होने की वजह से जल भी क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है, और ये गर्म जल इस तरह से बाहर निकल जाता है, और फिर इस गर्म जल की भाप बनती है, भाप से टरबाइन चलाकर बिजली बनाई जाती है। वहाँ काम करने वाले लोगों की रक्षा करने के लिए चारों तरफ 1-1 या 2-2 मीटर मोटी सीमेंट रोड़ी की दीवार बना दी जाती है। इसे कहा मैंने कंक्रीट का आवरण, और इसे परिरक्षक भी कहते हैं। तो ये नाभिकीय भट्टी का एक सिंपल सा डायग्राम है। अब मैं जरा इसकी बनावट की बात कर लेता हूँ। जो बात मैं बोली है वो इसमें लिख रखी है कि नाभिकीय भट्टी में निश्चित स्थानों पर यूरेनियम की छड़ें लगी रहती हैं। पूरे ब्लॉक में कैडमियम की नियंत्रक छड़ें लगी रहती हैं। ये छड़ें विखंडन को नियंत्रित करती हैं। भट्टी में कैडमियम की छड़ें चित्रानुसार व्यवस्थित रहती हैं। भट्टी में मंदक के रूप में ग्रेफाइट या भारी पानी D2O काम में लिया जाता है। इसका कार्य न्यूट्रॉनों के वेग को कम करना होता है। नाभिकीय भट्टी के चारों ओर कंक्रीट की मोटी मोटी दीवार बना दी जाती है। तो बात मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गई होगी, और नाभिकीय भट्टी का टॉपिक एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। देखिएगा इसकी कार्यप्रणाली क्या है। सर्वप्रथम भट्टी में उपस्थित कैडमियम की नियंत्रक छड़ों को बाहर खींच लेते हैं, जिससे भट्टी में उपस्थित न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 का विखंडन करने लग जाते हैं, जिससे अधिक न्यूट्रॉन मुक्त होते हैं। मंदक के कारण इन न्यूट्रॉनों का वेग कम होता है। प्राप्त ऊष्मा को शीतलक द्वारा बाहर निकाल लेते हैं। इस ऊष्मा से पानी को भाप में बदला जा सकता है। इस भाप से टरबाइन चलाकर विद्युत उत्पादन किया जाता है। सिंपल सी बातें थी, ये मैं आपको पहले समझा चुका था। और अब इसका जो लास्ट टॉपिक है वो है नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। संलयन में क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक छोटी नाभिक मिलकर एक बड़ी नाभिक का निर्माण करती है। तो देखो आप, 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक बनाने की अभिक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। नाभिकीय संलयन के लिए अति उच्च ताप 10⁻7 से 10⁸ केल्विन तथा क्रिया करने वाले नाभिकों की बाहुल्यता होनी चाहिए। इसका मतलब जो हाइड्रोजन के जैसे 4 हाइड्रोजन है, ये मिलकर हीलियम बना रहे हैं, 2 न्यूट्रॉन बना रहे हैं, साथ में ऊर्जा मुक्त हो रही है। तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कब होगी? जब ये हाइड्रोजन के जो परमाणु हैं वो बहुत अधिक संख्या में उपस्थित हों, तो इसकी बाहुल्यता होनी चाहिए। दूसरी शर्त क्या है? ऐसी अभिक्रिया कब होगी? जब वहाँ का टेम्परेचर 10⁻7 से 10⁸ हो। क्लियर? सूर्य तथा तारों पर उस ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है, और यह अभिक्रिया निम्न चरणों में संपन्न होती है। सूरज और तारों, अब एग्जाम में सवाल बनता है कि सूर्य तथा तारों पर ऊर्जा का स्रोत कौन सी अभिक्रिया है, तो उत्तर होगा नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। अब ये जो 4 हाइड्रोजन मिलकर जो हीलियम बना रहे हैं, इसकी 3 चरण दे रखे हैं। देखो समझो इसको। अब जैसे सबसे पहले एक हाइड्रोजन दूसरी हाइड्रोजन से क्रिया करती है और 1H2 का निर्माण करती है। साथ में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, ये न्यूट्रिनो मुक्त होता है, और ऊर्जा मुक्त होती है। अब ये 1H2 जो है ये एक हाइड्रोजन से क्रिया करता है। देखो 1 और 1 तो बन गया 2, और 2 और 1 बन गया 3, और जब ये 2 है तो क्या बन गया? ये हीलियम, साथ में ऊर्जा फ्री हो रही है। अब ये 2He3 को लिया, इसमें एक और हाइड्रोजन जुड़ गया, तो क्या बनेगा बेटा? He और 3 रे कितने बढ़ जाएंगे? 4, ये 2 का 2 रह जाएगा।
साथ में इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो और ऊर्जा फ्री हो जाती है। इन सबको जोड़ो आप तो देखो 1H2 से 1H2 कट जाएगा, 2He3 से 2He3 कट जाएगा, तो 1 2 3 4 4 हाइड्रोजन। ठीक है भाई, ये कट गया था, ये कट गया था, तो ये बच गया 2He4, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 न्यूट्रिनो और साथ में ऊर्जा फ्री हो रही है। इस चक्र में लगभग 27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त होती है। यह चक्र कम ताप पर संपन्न होता है। किस पर संपन्न होता है? कम ताप पर ही संपन्न होता है। नोट क्या कह रहा है देखो, नाभिकीय संलयन से प्राप्त उत्पाद रेडियो एक्टिव नहीं होते, जबकि विखंडन से प्राप्त उत्पाद रेडियो एक्टिव होते हैं। समझ में आई बात? मतलब विखंडन से जो उत्पाद बनेंगे ना, वो तो रेडियो एक्टिव होते हैं, उनसे तो हानिकारक किरणें निकलती रहती हैं, इसलिए वो खतरनाक है। जबकि संलयन से ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें तो हीलियम बन रही है, हीलियम कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं है। इसलिए नाभिकीय संलयन जो विक्रिया होती है, उससे हमें जो उत्पाद मिलते हैं, जो प्रोडक्ट मिलते हैं, वो रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए नाभिकीय संलयन ऊर्जा का एक स्वच्छ स्रोत होता है। तो अगर इन दोनों में से तुलना करें, अगर नाभिकीय विखंडन अच्छा है या नाभिकीय संलयन, तो आपको बताना है कि नाभिकीय संलयन एक अच्छा तरीका है ऊर्जा प्राप्त करने का, लेकिन ये अभी तक संभव नहीं हुआ है धरती पर। ठीक है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया धरती पर संपन्न अभी तक नहीं करवाई जा सकी है, क्योंकि 10 की पावर 7 से 10 की पावर 8 केल्विन का टेम्परेचर किसी जगह उत्पन्न करने के लिए हमें कोई ऐसा बर्तन नहीं मिला है या ऐसा कोई पदार्थ नहीं मिला है जिस पदार्थ के अंदर इतना टेम्परेचर उत्पन्न कर देने के बाद भी वो टूटे नहीं, विखंडित नहीं हो, वो बर्तन नहीं टूटे। ठीक है, तो ये अभिक्रिया धरती पर संपन्न। हाँ, ये हाइड्रोजन बम जो बने हैं, हाइड्रोजन बम का नाम आपने परमाणु बम का नाम सुना होगा, हाइड्रोजन बम का नाम सुना होगा। हाइड्रोजन बम में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। उसमें तरीका क्या होता है कि उसमें पहले तो यूरेनियम 235 भरा रहता है, फिर वो एक बहुत मजबूत आवरण होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो उसके अंदर विखंडन होता है, किसमें? यूरेनियम में, और उससे 10 की पावर 7 का टेम्परेचर उत्पन्न हो जाता है। फिर उसके अंदर हाइड्रोजन गैस भरी रहती है, फिर वो हाइड्रोजन गैस अपना नाभिकीय संलयन का काम शुरू कर देती है। इसकी वजह से फिर उसमें हीलियम बनती है, और वो नाभिकीय संलयन की वजह से वो हाइड्रोजन गैस हीलियम में कन्वर्ट होती है, और हीलियम में कन्वर्ट होने से बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी जनरेट होती है। इसलिए हाइड्रोजन बम जो है वो परमाणु बम की तुलना में कई गुना अधिक खतरनाक होता है। तो हाइड्रोजन बम में वास्तव में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया भी होती है और नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया भी होती है, जबकि परमाणु बम में केवल नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और इस वीडियो के साथ ही ये जो चैप्टर है हमारा नाभिक वाला, इसकी थ्योरी कंप्लीट हो गई है। अगले वीडियो में हम इसके अति लघुतरात्मक प्रश्न न्यूमेरिकल्स देखेंगे। धन्यवाद।